जिस प्रकार का जीवन, जिस प्रकार की मुसीबतों में पूरा परिवार रहा है और जिन कठिनाइयों से होकर उन्होंने शिक्षा ली, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और बहुत सोच समझकर बड़े तर्कपूर्ण तरीके से देश के लिए शहीदी देने का बड़े उनको लालच दिए गए, कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम इस पवित्र भूमि पे क्रांतिकारी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी को बरवाई गांव में जाकर श्रद्धा सुमन पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और परमपिता परमात्मा से हम सभी लोग पदाधिकारी ये प्रार्थना करेंगे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाज, जो संस्कार, जो शिक्षा, जो रास्ता अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, हमारे क्रांतिकारी जितने भी शहीद हुए हैं, जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, उन पे चलकर हम देश को, राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेंगे। और ये जो दूसरा हमारी मांग है सामाजिक समरसता की, सामाजिक समरसता दिवस के तौर पर हम आज राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती को पूरे देश में मनाने की अपील करेंगे। और ये तीसरी जो हमारी मांग है, जो मैंने आपको बताया कि महान पुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो। अगली बात हमारी ये भी है कि जो SC/ST एक्ट का जो मिसयूज है, उसका दुरुपयोग तुरंत बंद किया जाए। एक और मांग हमारी ये है, मेरे सामने नौजवान खड़े हैं, करोड़ों करोड़ों नौजवान जो हैं आज बेरोजगार हैं। उनको रोजगार देने के लिए, अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके बारे में भी ठोस नीति बनाई जाए और कार्य किया जाए। तो ये कुछ एक मांगे हैं। महिला प्रसारण, महिला शिक्षा, महिला का सशक्तिकरण जो हो, ये हमारी मांग है। शिक्षा का प्रसार हो, तो जो सामाजिक बुराइयां जो हैं उनको दूर करने का भी जगह जगह जाकर ये महासभा एक लोगों में जागृति पैदा करने का कार्य कर रही है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग है, सामाजिक समरसता की मांग है, जो मैंने रखी है, आप बताइए किसी राजपूत जाति के लिए है क्या, क्षत्रियों के लिए है क्या? सामाजिक समरसता जो है, जो मुद्दा आज हमने पूरे देश में उठाया है, ये किसके लिए है साहब? आर्थिक आधार पर आरक्षण हम सभी जातियों के लिए, चाहे वो आरक्षित हैं चाहे वो अनारक्षित हैं, सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर, उनकी माली हालत के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये हमारी मांग है। जो प्रिएम्बल है संविधान की, जो धारा 14 है, धारा 15 है, हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उनकी कभी सोच नहीं, और तो और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी भी ये सोच नहीं थी। उन्होंने भी ये कहा था कि ये थोड़े समय के लिए रखी जाएगा। तो ये हमारी मांग है और ये हमारा आंदोलन जो है लगातार सतत जारी रहेगा जब तक देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो हमारी मांग जो है वो स्वीकार नहीं की जाती। फौजियों के लिए एक नई नीति बनाई है, उस पर आपका क्या विचार है? ज्यादातर राजपूत समाज के लोग फौज में रहते हैं। अग्निपथ हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष
और जिनके 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, 8, वो सौभाग्य से हमारे बीच में हैं। ग्रुप कैप्टन JPS चौहान साहब। जी आप बताएं। देखिए, जहाँ तक आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, एक न्यूट्रल पर्सन होने के नाते सरकार का ये बड़ा वंदनीय प्रयास है। क्यों? पहली बात, और मैं उन सब प्रश्नों के जवाब दूंगा अगर आप चाहेंगे कि जिसमें कि कहा गया कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। पहली बात, एक वैकेंसी के अगेंस्ट में 3 लोगों की भर्ती होगी। आज स्थिति ये है कि जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे किसी को 10,000, किसी को 15,000 इतने मिलती हैं। लेकिन जो अग्निवीर सेलेक्ट होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसकी एक काफी बड़ी रकम उसको मिलेगी। उसके बाद एक चीज और आपने गौर करी होगी कि जो भी फौजी रिटायर होके आता है किसी भी कंडीशन में, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षमता, मेडिकल रीजंस, किसी भी तरीके से रिटायर होके आता है, किसी फौजी को आपने भीख मांगते नहीं देखा हो, पेंशन वाला हो या ना पेंशन वाला हो, क्योंकि फौज की ट्रेनिंग एक अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है। अब इन 3 लोगों में से एक व्यक्ति सेलेक्ट होगा जो कि तीनों के अंदर जिसकी रिपोर्ट सबसे अच्छी होंगी, जो सबसे ज्यादा सक्षम होगा। तो फौज का तो फायदा ये होगा, अभी क्या होता है, हमने सेलेक्ट किया, बच्चों को पता नहीं है फौज क्या है, फौज का एक शौक होता है, वर्दी पहनने का जुनून है, फौज के अंदर चले गए, लेकिन फौज की जो परेशानियां जब उसके अंदर घुसते हैं तो वो जाके सोचते हैं कि शायद कुछ लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, कि यार ये ठीक नहीं है, और फिर वहां पे एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे फौज से बाहर कर दिया जाए, मैं दूसरी जगह नौकरी करना चाहता हूं। अब क्या होगा? पहली बात, जिसकी इच्छा होगी वो ही रहेगा, अपनी स्वीकृति देगा। तीसरी बात, जो सबसे सक्षम होगा, फौज को जैसे हम छलनी में से आटा छानते हैं, तो बेस्ट लोग को लेने की एक वो होगी। इसके अलावा जो 2 लोग वहां से निकल के आए वो भी खाली हाथ नहीं आएंगे, उनके पास इतना पैसा होगा कि अगर वो अपना स्वयं रोजगार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। साथ में उनकी ट्रेनिंग, फौज की ट्रेनिंग मल्टी डायमेंशनल होती है। मैं फौज में रहा तो बंदूक चलाना भी जानता हूं, मैं मैस को भी चलाना जानता हूं, मैं केटरिंग का भी काम जानता हूं, मैं वेटर का भी काम जानता हूं, मैं एक मजदूर का भी काम जानता हूं। तो जब वो व्यक्ति बाहर आता है, आने के बाद में डिमांड फौज की, फौजी सैनिकों की बहुत होती है। साथ में फौज आपको एजुकेशन के लिए भी परमिट कर रही है। आप तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं। आप ये बताइए, समय सीमा का निर्धारण क्या है, उसके बारे में बताइए आप। समय उन्होंने क्यों कम किया? 4 साल का समय अपनी फौज को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास करता है कि फौजियों को सुविधा दी जाए, और वो लोगों ने सुविधा खत्म कर दी है। अल्प समय में वो फौजी वहां से ट्रेनिंग लेकर के कहाँ जाएगा? RSS कह रही है कि वो हमारे लिए नौकरी करेगा। मैं देखिए, पहली तो किसी पार्टी का नहीं, ना किसी पार्टी का सदस्य। मैं इस पर सर, बहुत ज्यादा पैसा, मात्र 12 लाख रुपए आज के जमाने में कोई ज्यादा पैसा नहीं देता। देता। मेरी बात को सुनिए, ये मेरा विचार है, हाँ, ये मेरा विचार है, ये मेरा विचार है, ठीक है। देखिए जो आपने बात करी, कहाँ जाएगा? फौज को एक की जरूरत थी सिर्फ। पहली बात तो जिसकी इच्छा होगी वो भरेगा फार्म, एक की इच्छा थी, फौज एक ही रखेगी।
आप मुझे बता दीजिए, जितना पैसा वो रिटायर होके आएगा, आज जनमानस के अंदर जनरल लोगों के पास जो ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, क्या उनके पास इतना पैसा होता है? लेकिन एक गोपनीयता जो होती है फौज की, वो 4 साल के लिए अगर फौजी को रखा जाएगा तो गोपनीयता फौज की भंग नहीं होगी इसमें। इसलिए मैं नहीं कहूँगा नहीं होगी। जो फौजी रिटायर होके आते हैं, क्या वो आके फौज के सीक्रेट्स बता देते हैं? मैं अब की बात कर रहा हूँ, पिछली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। देशद्रोही हर जगह हो सकता है, देशभक्त हर जगह हो सकता है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इसके अंदर 99% है, कम से कम ऐसे होंगे कि जहां देशभक्ति की बात आएगी, आपको आज सीक्रेसी दे दी जाए, आप लीक आउट नहीं करेंगे। उन्हें 1% की बात नहीं करता। ये व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर निर्भर करता है, आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है। राजनीतिक कोई फायदे की बात आती है तो सब समाज के लोग आपने सामने लड़ जाते हैं और उसमें विद्रोह होता है और गैर विरोध बढ़ता है। इसके लिए कोई आपने बताया क्या? देखिए, मैंने एक अर्ज किया था कि ये जो महासभा है 125 वर्ष पुरानी, आगरा बिल्कुल आपकी बाजू में है। राजा बलवंत सिंह जी आवागढ़ ने जब ये सभा बनाई, एक काम और किया। उन्होंने 125 साल पहले 1 लाख रुपया और 800 एकड़ जमीन, 800 एकड़ जमीन, वो सहयोग के द्वारा राजा बलवंत एजुकेशन सोसाइटी बनाई, जो कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि एशिया में इसका नाम है। और मैं उसका मेंबर भी। राजा बलवंत सिंह जी, राजा भिंडा साहब, महाराजा कोटला साहब से लेकर आज तक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कभी किसी पार्टी की वकालत नहीं की, कभी किसी पार्टी का विरोध नहीं किया। जो समाज के हित की बात है हमेशा वो की है। और आज भी जहाँ तक महासभा का ताल्लुक है, कांग्रेस के जो यहाँ बैठे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं, बड़े से बड़े, कम्युनिस्ट पार्टी के इसमें हैं, लोकदल के इसमें हैं, जनता पार्टी के इसमें है और हमेशा रहेगी। हमारा किसी पार्टी से कभी कोई ताल्लुक इस प्रकार का ना रहा है, ना है और ना रहेगा। बड़ी स्पष्ट बात है। जहाँ तक बात है राजनीतिक विरोध की, मान लीजिए ग्वालियर ये पुराना हल्का है, एक राजपूत को टिकट मिल गया, तो हम ये अपील करते हैं कि भाई कुछ भी है, सारे समाज को इनका साथ देना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर 2 समाज के 2 लोग खड़े हो गए या 3 खड़े हो गए, तब हमारी हमेशा एक बात रहती है, हम किसी एक के बारे में नहीं कहेंगे, हम ये जनता के विवेक में छोड़ते हैं कि जिसकी जीतने की स्थिति हो, सुनिए मेरी बात, आप भैया मेरी बात सुनिए, जो कैंडिडेट जीतने की स्थिति में हो, आप उसे एक व्यक्ति को वोट, किसी पार्टी के खिलाफ भी बात। अच्छा है, लेकिन आगे इसको बढ़ाने के लिए आप और क्या प्रयास कर रहे हैं? अगर सरकार नहीं तो आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप कल्पना कीजिए, महाराजा दिग्विजय सिंह जी वांकानेर 5 बड़ी बात तो नहीं रहेगी ना, 5 महीने तक रथ यात्रा में रहे हैं 2010 में, 2017 में 3। ये जो रथ यात्रा, तीसरी रथ यात्रा पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है, उस रथ यात्रा में हमारा उद्देश्य यही है कि जन मानस को तैयार किया जाए। आप तैयार होंगे, आप आईना है, आपके माध्यम से सारी चीजें बाहर आए, उससे हमारा समाज के अलावा दूसरी तीसरी समाज, जैसे हम लोग रथ यात्रा में चले थे, इंदौर में आपने स्वागत रखे, उज्जैन में रखे, सारे समाजों ने स्वागत किया। सभी लोगों ने, हम जनमानस तैयार कर रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में आप सब भागीदार करें और एक आंदोलन आगे बढ़े।